यूपीएससी सिविल सर्विसेज अलग चीज है और सीडीएस का एग्जाम अलग है। ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़ना है लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। कैसे पता लगेगा कि एग्जाम ओरिएंटेड है या नहीं है? तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। जो मैंने गलतियां करी वो मैं दूसरों को बताया था कि मत करना बिल्कुल भी। ठीक है, एनसीईआरटीज पढ़नी है लेकिन किस सब्जेक्ट की कितनी पढ़नी है वो मैटर करता है। 6 से लेकर 12 तक की पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पहले तो सिलेबस देखा नोटिफिकेशन में जाके कि क्या होता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके प्रिपरेशन का, सिलेबस देखना। फिर मैंने यूट्यूब चैनल्स फॉलो किए फॉर मैथमेटिक्स एंड जीएस सोर्सेज एज वेल। एसएससी डिफरेंट तरीके से पूछती है। एसएससी पूछेगा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, यूपीएससी में फैक्ट बेस्ड भी आते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड भी आते हैं। आपके हाथ भी थकेंगे, आप भी थकोगे, दिमाग भी थकेगा। तो फिर आप चेक करो कि आपका मैथ्स में अब कितने अटेम्प्ट हो रहे हैं। एग्जाम से निकलने के बाद बच्चे ना पेपर डिस्कस करते हैं, ठीक है, तो वो अवॉइड करना, वो हमने भी किया है लेकिन वो अवॉइड करना सही रहता है। क्या होता है, हम पेपर डिस्कस करते हैं ना तो उसमें पता लगता है यार ये भी गलती थी, ये भी गलती थी, यार ये भी गलत हो गया, तो एक डीमोटिवेशन फैक्टर आ जाता है। So, welcome to our platform, Bhaiya. First of all, Thank you. congratulations to you to be getting recommended in your 13th and 14th attempt for NCC entry and Coast Guard entry. And I wish you will do lots of wonders in your career as well. तो भैया मतलब इस वीडियो में हम लोग CDS रिटन स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे ऐसे लोगों के लिए जो अभी तैयारी स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो आज हम लोग पूरी तरह से सीडीएस रिटेन की को आगे ले जाएंगे। तो आप सबसे पहले ये बताओ ना कि आपने कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करा था और कब स्टार्ट करा था? उत्कृष्ट, मैंने अपनी प्रिपरेशन फाइनल ईयर जब मैं था ग्रेजुएशन के बीएससी के, तब मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था और तभी मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था। लेकिन पहले अटेम्प्ट के टाइम पे मेरी प्रिपरेशन इतनी स्ट्रांग नहीं थी एंड आई वांटेड टू सी व्हाट इज द टाइप ऑफ व्हाट इज द पैटर्न ऑफ द पेपर और कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए और क्या कहते हैं पेपर में क्या क्या क्वेश्चंस किस टाइप से फ्रेम होते हैं। तो वो जब मैंने दिया तो उसमें मेरे को पता लगा कि मेरा कहाँ पे मैं स्टैंड करता हूँ। उसके बाद मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया अकॉर्डिंगली। मेरे को पता लगा कि जैसे इंग्लिश मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है और मैथ्स भी मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है, लेकिन जीएस में मेरे को बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत थी क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट था। तो जीएस के लिए मैंने सबसे ज्यादा फोकस अपना जीएस पे रखा स्टार्टिंग में। तो मैंने यूट्यूब चैनल्स फॉलो किए। पहले तो सिलेबस देखा नोटिफिकेशन में जाके कि क्या होता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके प्रिपरेशन का, सिलेबस देखना। फिर मैंने यूट्यूब चैनल्स फॉलो किए फॉर मैथमेटिक्स एंड जीएस सोर्सेज एज वेल। मैंने पॉलिटी के लिए डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा हैं यूट्यूब पे, उनकी प्लेलिस्ट देखी थी। और साइड बाय साइड मैं क्या कहते हैं लक्ष्मीकांत खोल के बैठता था फॉर पॉलिटी, जिससे कि जो वो पढ़ा रहे हैं उसकी एक रीडिंग ले सकूं और शॉर्ट नोट्स बनाता था। तो मेरे नोट्स कंपाइल तो हो गए थे विद। भैया आपको रोक रहा हूँ यहाँ पे। तो काफी लोग बोलते हैं कि 6 to 12 तक की एनसीईआरटीज पढ़ लो, तो आपने ऐसा नहीं कुछ किया था? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली यूपीएससी सिविल सर्विसेज अलग चीज है और सीडीएस का एग्जाम अलग है। ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़ना है लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है जो तो पेपर में आता है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि एग्जाम ओरिएंटेड है या नहीं है? तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको नेट पे भी मिल जाएंगे या आप क्या कहते हैं यूपीएससी की वेबसाइट पे बैंक क्वेश्चन बैंक होता है, वहां से भी निकाल सकते हैं। और सॉर्ट पेपर्स की बुक्स भी आती है, जैसे दिशा पब्लिकेशन की बुक बहुत अच्छी बुक है। आई वोंट एडवाइज टू बाय पाथ फाइंडर, आई वुड रादर से कि बाय दिशा पब्लिकेशंस फॉर ओटी एज वेल एज फॉर दी आईएमए। तो उससे क्या होता है, आपको पता लगेगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं और क्वेश्चन फ्रेम कैसे हो रहे हैं। देखो, एक होता है आपने प्रिपरेशन कर ली है, एक होता है कि अब आपको चेक करना है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, जो एग्जाम ओरिएंटेड है भी या नहीं, क्योंकि जीएस बहुत वास्ट चीज है, उसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। अब जैसे एसएससी डिफरेंट तरीके से पूछती है, एसएससी पूछेगा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, यूपीएससी में फैक्ट बेस्ड भी आते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड भी आते हैं और थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड भी आते हैं। तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर को अपना बेस बनाना पड़ेगा प्रिपरेशन का। तो एनसीईआरटीज पढ़नी है लेकिन किस सब्जेक्ट की कितनी पढ़नी है वो मैटर करता है। 6 से लेकर 12 तक की पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, पॉलिटी के लिए आप ऑनलाइन रिसोर्सेज फॉलो कर सकते हैं, खुद सेलेक्टिव रीडिंग कर सकते हैं। कैसे आपको पता लग जाएगा, जैसे ही आप पॉलिटी उठाओगे, पॉलिटी का सिलेबस बहुत छोटा है सीडीएस का,
ठीक है, और क्वेश्चंस रिपीटेडली सिमिलर जगह से आते हैं, जैसे कि पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से आएंगे, ठीक है, और आपका पार्ट 2 पार्ट 1 से आएगा एक क्वेश्चन डेफिनेटली, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, एंड पार्ट 4 और 4A, पार्ट 4 में डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज। कुछ क्वेश्चंस इमरजेंसी प्रोविजन के आते हैं। रिसेंटली पैटर्न में देखा गया है कि जुडिशरी रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। जुडिशरी में कुछ वो लैंडमार्क जजमेंट्स के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, जैसे रिसेंटली 377 का उन्होंने केस पूछ लिया था पिछले पिछले सीडीएस एग्जामिनेशन में। तो वो भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, और ऊपर ऊपर से नहीं टच करना है आपको, थोड़ा डीप पढ़ना पड़ेगा। अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा डीप पढ़ना पड़ेगा, स्पेसिफिकली जीएस में। तो भैया जैसा कि आपने इस एग्जाम को 3 बार क्रैक करा है, हम्म ब्रिटेन स्पेशली, और एफकैट को आपने मतलब हर टाइम आपने जब जब दिया है मतलब चार हम्म के चारों बार क्लियर करा है। तो हम्म एक बेसिक डिफरेंस आपको क्या लगा एफकैट और सीडीएस के पैटर्न में? दोनों की पैटर्न अलग अलग है या फिर किसी का लेवल हम्म। ज्यादा है, आपको क्या लगता है? देखो, एफकैट का मोर और लेस क्या कहते हैं, एसएससी पैटर्न पे है। एक तो एफकैट ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, सीडीएस ऑफलाइन है, सभी को पता है ये बात, ठीक है। और एफकैट केवल 2 घंटे का एग्जामिनेशन है, सीडीएस 6 घंटे का एग्जामिनेशन है, अगर आप आईएमए के लिए या एएफए के लिए, आईएनई के लिए एलिजिबल है। तो पहली बात तो लेंथ ऑफ एग्जामिनेशन से फटीग होता है, ठीक है। जितना अगर आप सुबह मान लीजिए 9 बजे का एग्जाम है, आप अपने घर से 7:30 निकल रहे हैं, और 7:30 से लेकर 5 बजे तक शाम को आपको अपने आप को एक एक्टिव स्टेट में रखना है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो फ्रेश रहना है। सीडीएस में ज्यादा तुम्हारे को कंसंट्रेशन चाहिए ओवर द पीरियड ऑफ 6 to 7 आवर्स। कई बार ऐसा भी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, और मेरे दोस्तों या एस्पिरेंट्स के साथ ये होता है कि हम लोग रात को कई बार अच्छी सी नींद नहीं ले पाते। हमारी प्रिपरेशन अच्छी होती है, लेकिन बाय द टाइम की मैथ्स का पेपर आता है, हमारा फोकस चला जाता है, हमारा कंसंट्रेशन चला जाता है। तो क्या होता है फिर, हम लोग की स्पीड स्लो हो जाती है। तो स्पीड स्लो हो जाती है तो आप कम क्वेश्चन कर पाएंगे, कम क्वेश्चन मतलब कम मार्क्स, और एक्यूरेसी भी कम हो जाएगी, और मैथ्स का तो सारा गेम ही एक्यूरेसी का है। तो वो चीज है। एफकैट में क्या डिफरेंस है, पहली बात तो सिलेबस ही डिफरेंट है। एफकैट में मैथमेटिक्स आती है सिर्फ अरिथमेटिक, सीडीएस में एडवांस का पोर्शन 60 to 65% रहता है, और अरिथमेटिक का पोर्शन 40 to 35% रहता है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो मैथ्स का ये हो गया। और डिफरेंट एग्जाम नहीं है मैथ्स और जीएस का, कंबाइंड एक 100 क्वेश्चन का पेपर आएगा एफकैट में। एफकैट जीके में भी स्टैटिक पूछता है, एसएससी की तरह। और क्या कहते हैं आपका जो सीडीएस का रहता है, उसमें आपका स्टैटिक भी आएगा, करंट भी आएगा। तो वो चीज है। और एफकैट में रीजनिंग आती है, वो बहुत इजी होती है स्कोर करने के लिए। सीडीएस में रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं आते हैं। और इंग्लिश में भी क्या होता है, एफकैट की रीजनिंग होती है डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन, जैसे आपसे डायरेक्ट सिनोनिम पूछ लेगा ये। सीडीएस में तो पूरा एक एग्जाम होता है, तो उसमें आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी चेक होता है, आपकी ग्रामर भी चेक होती है, और आपकी क्रिटिकल रीजनिंग भी चेक होती है। तो सीडीएस इज अ मोर कंपाइल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम। आपका टफ तो आपकी प्रिपरेशन पर डिपेंड करता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, और आपका बेसिक एप्टीट्यूड कैसा है। अगर आपका एप्टीट्यूड अच्छा है मैथमेटिक्स और रीजनिंग में, तो आपको एफकैट मक्खन पेपर लगेगा, क्योंकि उसमें आप बिना क्या कहते हैं, अगर आपकी इंग्लिश और एप्टीट्यूड अच्छा है, बेसिक एप्टीट्यूड, तो आप बिना जीएस के भी उसमें आराम से 200 स्कोर कर सकते हैं। तो वो चीज है। लेकिन जीएस में आप ऐसे किसी चीज को छोड़ नहीं, सीडीएस में आप किसी चीज को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि पूरा पूरा पेपर है एक। तो आपको बिल्कुल। हर पेपर में अच्छा तो स्कोर करना है। जीएस वाले पार्ट पे भी आएंगे, अब हम लोग हम्म। पार्ट वाइज चलते हैं, सब्जेक्ट वाइज। जैसे कि ठीक है। फर्स्ट पेपर वी वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट द मैथमेटिक्स। तो हम्म मैथमेटिक्स में आपने मतलब किस किस स्ट्रेटजी के साथ प्रिपेयर करा था पहले ये, फिर हम लोग हम्म। जानेंगे कि आपने क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो करा था भैया। ठीक है। देखो, मैथमेटिक्स के लिए मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट ही रहा हूँ। मैंने ग्रेजुएशन में भी अपना माइनर मैथमेटिक्स लिया था, तो वो मेरे लिए कभी प्रॉब्लम नहीं था। आई यूज टू डू मैथ्स अलॉट, और अच्छा भी लगता है मैथ्स करना। और अरिथमेटिक तो मेरे को अच्छा लगता ही है। मैं बहुत सारे एग्जाम्स की कंबाइंड प्रिपरेशन कर रहा था, जैसे सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया। तो मैंने ऑनलाइन रिसोर्सेज फॉलो करे, जैसे ऑनलाइन यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, पवन राव सर की प्लेलिस्ट है मैथ्स विद पवन राव के नाम से। तो वो आप में से कोई भी एस्पिरेंट जाके चेक कर सकता है। उसमें उन्होंने हर टॉपिक की, जो भी आपका मैथमेटिक का टॉपिक है, जब मान लो परसेंटेजेस है, रेशियो है, वो उन्होंने ऑर्डर में समझा रखा है, और बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। उससे मैंने नोट्स बनाए। और मैंने क्वेश्चंस, जब मैं सीडीएस एग्जाम लिख रहा था, तो मैंने सीडीएस के प्रीवियस ईयर पेपर्स जो मेरे को ऑनलाइन अवेलेबल हो गए थे, textbook.com, बायजूस, हर जगह अवेलेबल है, और जो मेरे पास खुद भी थे, जो मैंने पहले दिए थे पेपर, तो उनसे मैंने वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। तो जैसे जैसे वो क्वेश्चंस बनने शुरू हो गए, तो मेरे को कॉन्फिडेंस आता गया कि ये टॉपिक पढ़ने हैं। और मैंने प्रायोरिटाइज किया था कि एडवांस मैथ्स को मैंने पहले करना है, क्योंकि वो मेरा एक तरह से कंपेरेटिवली थोड़ा वीक भी था। और क्योंकि वो 65% वेटेज कैरी करता है,
तो इसलिए मैंने उसको सबसे पहले खत्म किया। जैसे आपकी ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, बेसिक अलजेब्रा और नंबर सिस्टम, ये जो 5-6 टॉपिक्स हैं एडवांस के, ये आपके 60 टू 65 क्वेश्चन आते हैं इसके, और बाकी जो आपके अरिथमेटिक का पोर्शन है वो 35 से 40 क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह से किया। और बिफोर दी मंथ ऑफ एग्जामिनेशन, एक मंथ पहले, मैंने कुछ नया टॉपिक नहीं पढ़ा था, मैंने मॉक्स लगाने शुरू किए थे, अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज करी थी। जैसे मैंने लास्ट टाइम में जो देखा था, तो मेरा 60 टू 65 स्कोर हर मॉक में बन रहा था। अब फर्क क्या आता है, आप एक मॉक देते हो एक घर में बैठ के, ठीक है, और आप सिर्फ एक सेक्शनल मैथ्स का मॉक दे रहे हो। तो जो मेरा एडवाइस है देने का, अगर किसी बच्चे को मॉक देना है, आप सेक्शनल मॉक दीजिए, बिल्कुल दीजिए आपको लगता है, लेकिन आप हफ्ते में एक बार पूरा कंबाइंड इंग्लिश, जीके और मैथ्स का मॉक दीजिए। उससे आपको एग्जाम की फीलिंग आएगी, क्योंकि मैथ्स पेपर लास्ट में होता है, ठीक है। एक होता है कि आप सुबह उठ के फ्रेश, सुबह 8 बजे सबसे पहले मैथ्स का पेपर दे रहे हो, तो यू विल बी एबल टू डू 65 टू 70 क्वेश्चन अगर आपकी अच्छी प्रिपरेशन है। लेकिन जब आप इंग्लिश का पेपर दोगे, फिर आप जीएस का पेपर दोगे, तो आपके थोड़ी थोड़ी मेंटल फटीग होगी, आपके हाथ भी थकेंगे, आप भी थकोगे, दिमाग भी थकेगा। तो फिर आप चेक करो कि आपका मैथ्स में अब कितने अटेम्प्ट हो रहे हैं। तो वो चीज आपकी रियलिटी चेक देगा आप, कि आप कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हो। मैथ्स क्लियर तो करने के लिए, सीडीएस के लिए 40 टू 50 अटेम्प्ट्स इज गुड इनफ, अगर आपका जीके और इंग्लिश में स्कोर अच्छा है तो। इफ जीके और इंग्लिश में आप कंबाइन करके 105 तक जा रहे हो, तो अगर आप मैथ्स में 40 क्वेश्चंस भी सही करते हो, तो आपका आईएमए कलर क्लियर हो जाता है। भैया, जैसे कि आपने पवन राव सर के लेक्चर्स को देखा जो यूट्यूब पे अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, हम्म। फिर हम्म। आपने मतलब प्रैक्टिस वगैरह के लिए कोई बुक खरीदा था या फिर किसी टेलीग्राम के पीडीएफ से आपने प्रैक्टिस करा पूरे क्वेश्चंस को? हाँ, तो जैसे मैं बता रहा था कि मैंने सीजीएल की तैयारी भी पैरेलली कर रहा था, तो मेरे पास गगन प्रताप सर की सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बुक थे। तो सीजीएल की तो मैं उससे प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन जब सीडीएस एग्जाम नियर बाय आ गया, 2 महीना रह गया कुछ, तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ही सॉल्व किया बस। जी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आप देखो, आपको 100 सवाल एक पेपर में मिल जाते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपने 7-8 पेपर कर लिए, तो आपके 700 से 800 सवाल सेम पैटर्न के हो जाएंगे। तो मैंने वही चीज की थी, और साथ साथ मॉक लगाए थे। मॉक भी मैंने वैसे मॉक नहीं लगाए थे, टेक्स्ट बुक वगैरह के मॉक लगाए थे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिलते जुलते थे, एकदम हायर लेवल नहीं था। क्योंकि मेरे को लगता है कि सीजीएल मेंस में थोड़ा सा हायर लेवल आता है सीडीएस का। सीडीएस के क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं। अगर कोई एस्पिरेंट सोच रहा है कि उसको इंटरनेट से पढ़ने में दिक्कत होती है, तो वो एक चीज और कर सकता है, वो 8th 9th और 10th इसकी एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़े, सारे एग्जाम्पल्स, मिसलेनियस प्रॉब्लम्स और एक्सरसाइजेस सॉल्व करे, उसमें कॉन्सेप्ट्स लिखे होते हैं, उनको नोट्स बनाए और उनको प्रैक्टिस करे, तो वो भी इनफ है सीडीएस के लिए। और ये करने के बाद, उसके बाद वो अपना प्रीवियस ईयर मॉक्स दे सकता है, या फिर कोई नए मॉक दे सकता है, तो उससे भी तो मैथ्स भैया, कवर हो जैसा जाएगी। जैसा कि 8 9 10th की एनसीईआरटी अगर कोई बच्चा बना रहा है और फिर हम्म। साथ में वो प्रीवियस ईयर भी सॉल्व कर रहा है, तो हम्म। मतलब इट इज मोर देन इनफ टू गेट द 50% मार्क्स इन दिस मैथमेटिक्स सेक्शन? यस, इट इज मोर देन इनफ, बट एक चीज है, आप क्यों, क्या है कि प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे ना, उतना, ये नहीं कि एक बार हो गया। मैथ्स में आप पहली बार करेंगे, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, मान लीजिए एक क्वेश्चन करने में आपको 3 से 4 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप दूसरी बार करेंगे तो वो 3 से 4 मिनट का टाइम 2.5 से 3 मिनट आ जाएगा। आपको उस टाइम को 1 मिनट के अंदर लाना है, ठीक है। भैया, आप आपने कितना टाइम दिया मैथमेटिक्स को? और अगर एक बच्चा जो इस वीडियो को देख रहा है और हम्म। उसकी मैथमेटिक्स वीक है और वो हम्म। प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहता है, तो उसे कितने महीने देने चाहिए मैथमेटिक्स के पीछे आपके देखिए, हिसाब से? मैं सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि सारे सब्जेक्ट को साथ लेके चले। और 6 मंथ्स अगर बच्चा इफेक्टिव स्टडी करता है डेली, तो वो मोर देन इनफ है सीडीएस क्रैक करने के लिए। लेकिन मैथ्स क्योंकि दोनों सब्जेक्ट से ज्यादा प्रैक्टिस मांगता है, आप इंग्लिश पढ़ के कर सकते हैं, जीएस करके, जीएस भी आप रीडिंग करके पढ़ सकते हैं, लेकिन मैथ्स मांगता है हैंड रिटन प्रैक्टिस। तो अगर आप इंग्लिश और जीएस को दिन में 2-2 घंटा दे रहे हैं या 1-1 घंटा दे रहे हैं, तो मैथ्स को उससे 1.5 टाइम ज्यादा देना ही पड़ेगा। तो आपको मैथ्स को, मान लीजिए आपने 3 घंटा दिया, और आपको रिवीजन भी उसी दिन करनी पड़ेगी मैथ्स की। तो मैथ्स को हमेशा जितना टाइम आप इंग्लिश और जीएस को देंगे ना, मान लीजिए आपने इंग्लिश को 1 आवर दिया, जीएस को आपने 1.5 आवर दिया, तो दोनों को कंबाइन कर लीजिए, 2.5 हो गया ना, तो मैथ्स को 3 के आसपास आवर आपको दिन में देना ही पड़ेगा, अगर आपकी मैथ्स वीक है तो, क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है। तो सो मतलब आपने दिशा पब्लिकेशन का बुक जो था वो बनाया था आपने? वो मैंने खरीदा नहीं था, ऑनलाइन मिल जाता है उसका पीडीएफ, तो मैंने उसी से सॉल्व कर लेता था, जैसे लैपटॉप पे रख लिया। और क्वेश्चंस, क्योंकि वो, अब मैं कितनी बुक्स खरीदूंगा, बुक्स लेना भी मतलब बहुत, ऑलरेडी कॉलेज की बुक होती हैं,
और तो फिर वो बहुत महंगी भी पड़ती हैं, 2-2 हज़ार रुपए की या 500-500 रुपए, 700-700 रुपए की। इतनी सारी बुक खरीद के फायदा नहीं है ना, क्योंकि मेरे को पूरा सॉल्व नहीं करना है, मैंने जो टॉपिक्स पढ़ रखे हैं मैंने उन्हीं को सॉल्व करना है। तो वो जब ऑनलाइन अवेलेबल मेरे को मिल रहा है, तो मैं उससे अपनी कॉपी में करना शुरू कर दिया। आप भी कर सकते हो, मतलब किसी भी एस्पिरेंट को ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो भैया जैसा कि आपने अभी बहुत अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन करा, मेरी तरफ से ये लास्ट होगा मैथमेटिक्स के लिए। हम्म। क्योंकि आप कॉलेज गोइंग भी थे, हम्म। यू हैव डन बीएससी इन केमिस्ट्री ऑनर्स, इफ आई एम हम्म। नॉट रॉन्ग। तो यस यस, आई हैव आपने डन। कैसे, तो आपने कैसे मतलब टाइम मैनेज किया कॉलेज के साथ? एक्चुअली क्या होता था, मैं थोड़ा एक्चुअली एनसीसी में भी था, तो कॉलेज का मैं कम पढ़ता था, क्योंकि मेरे को क्लियर था कि यार मेरे को आर्मी में ही जाना है। तो कॉलेज का मैं ये किसी को एडवाइस नहीं करूंगा कि वो कॉलेज का बिल्कुल छोड़ दे कि बिल्कुल लास्ट के लिए, बट मेरे साथ ऐसा ही था कि मैं एनसीसी भी करता था और स्पोर्ट्स भी करता था। तो मैं कॉलेज का एग्जाम के टाइम पे ही पढ़ता था। लेकिन ये बिल्कुल भी एडवाइसेबल नहीं है, आपने मेरे से मेरा पूछा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर किसी बच्चे को करना है कि वो कॉलेज के साथ ही करना चाहता है, तो वो थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले, 6 की बजाय 8 मंथ से ले ले। तो वो क्या कर सकते हैं, उसके पास 2 मंथ का एक्सटेंशन रहेगा। तो आप जैसे भी इंग्लिश मैथ्स करने हैं, मैथ्स में आपको, आपने सुबह उठे, कॉलेज आपका मान लीजिए 9 बजे होता है, आप 6 बजे उठ गए, तो आपने 1 घंटा फ्रेश वगैरह होके 7 से 8 मैथ्स लगा ली। या फिर अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे, तो सबसे बढ़िया क्या है, कॉलेज में क्या होता है, सारे लेक्चर्स नहीं लगते हैं, स्पेशली डीयू में भी। अगर आप 9, मान लीजिए 8 से 2 बजे तक का कॉलेज है आपका, या 8 से 5 बजे तक का कॉलेज है, तो कभी भी सारे दिन में सारे लेक्चर्स नहीं लगेंगे, तो आप दिन में 1-2 घंटा निकाल ही सकते हैं। अगर आप वो भी नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आप जब ट्रैवल करते हैं, तो ट्रैवल करते हुए मैं ये करता था कि जो एक वो फॉर्मूला की नोटबुक बना रखी थी मैंने, या कॉन्सेप्ट्स की, तो उसको अपनी आंखों के आगे से निकालता रहता था। तो उससे क्या है कि टाइम यूटिलाइज हो जाएगा आपका। तो आप वो कर सकते हैं, अगर आपकी मैथ्स में ज्यादा टाइम चाहिए तो। तो भैया आपने कितने मॉक दिए थे मैथ्स के स्पेशली टोटल, अगर आपको कुछ म- याद हो? मेरे को अभी लास्ट अटेम्प्ट का याद है, मैंने मैथ्स के, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, मेरे सेमेस्टर एग्जामिनेशन भी थे, तो मैंने मैथ्स के कम से कम 5-6 मॉक्स दिए थे, और मैंने कंप्लीट मॉक्स 3 दिए थे, तो मतलब मैथ्स उसमें 8 बार हो गई। ये मैंने क्या कहते हैं, एक हफ्ते में दिए थे। जैसे कि मेरे पास 1 वीक ऑफ प्रिपरेशन ही था हार्डली आफ्टर माई एग्जामिनेशन। तो शायद सितंबर में पेपर था, तो 26 अगस्त से 3 सितंबर के बीच में मैंने 26 को जैसे दो दो मैथ्स के मॉक दे दिए, फिर एक दिन बाद और 2 मैथ्स के मॉक दे दिए, एक दिन में 2 मॉक देता था मैं। और मैं 2-2 घंटे नहीं मैं अपने हिसाब से 1.5 घंटे का टाइमर लगा के क्वेश्चन करता था कि मैं 1.5 घंटे में कितना क्वेश्चन कर पा रहा हूँ। और फिर उसके ओके। बाद जो या भैया। और आप अभी तो प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी पूछ रहे हैं, मैं अगर आप बोलोगे तो मैं अटेम्प्ट करने की भी स्ट्रैटेजी जो मैं करता था मैं बता सकता हूँ आपको, जो मैंने काफी टाइम बाद सीखी है, कि पेपर को, मैथ्स के पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। इसके ऊपर अगर आप बोलो तो हम लोग सेपरेट वीडियो लाएंगे, लेकिन हम्म। अभी सब्जेक्ट्स वाइज चलते हैं, फिर लास्ट में हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे कि हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। सो ठीक शैलेश, है। फ्रॉम हियर यू हैव टू डिस्कस अबाउट द इंग्लिश यस पेपर। एक्सेप्ट। ओके। सो भैया मेरा ये क्वेश्चन है कि इंग्लिश जो की है 100 मार्क्स की है, और ये एक हम्म। तरह से स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है, और एट द एंड ये हम्म। मेरिट में रैंक बूस्टर भी साबित हो सकता है। तो आपने कैसे हम्म। प्रिपेयर किया था, और आपका क्या क्या अप्रोचेस थे, और क्या क्या आपने फॉलो किया था इंग्लिश के दौरान? देखो, इंग्लिश का जो मेरा इंग्लिश के स्टार्टिंग से ही कॉन्सेप्ट थोड़े ठीक थे, तो मेरे को इंग्लिश में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। क्योंकि इंग्लिश का जो लेवल आता है सीडीएस में, वो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं आता है। वो एक ऐसा लेवल आता है कि इंडिया में कोई भी बच्चा कहीं किसी भी स्कूल से पढ़ा हो, चाहे वो गवर्नमेंट से हो, स्टेट बोर्ड से हो, यूपीएससी, आईसीएससी, वो उसको आराम से अटेम्प्ट कर सकता है। ठीक है, तो मैं क्या करता था कि मैंने पेपर अटेम्प्ट किया, तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखता था। ठीक ओके। है, जब मैंने बाद में एग्जाम क्लियर करना शुरू किया, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। मेरे को पता लग गया कि मेरे 70 to 75 मार्क्स के बीच में ही लाई कर रहा है, और मेरे को उसको अप करना है 75 से 80 के बीच में, या फिर 80 से प्लस करना है। तो मैं क्या करता था कि जहां मेरे क्वेश्चंस नेगेटिव हो रहे हैं, जिस टॉपिक पे नेगेटिव हो रहे हैं, जैसे मेरा पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला टॉपिक वीक था, एरर में भी मेरी गलतियां होती थी, तो मैंने वो एनालाइज किया अपनी परफॉर्मेंस में से कि फ्रिक्वेंटली मेरे बार बार इस पोर्शन से मार्क्स कम हो रहा कट रहे हैं। तो ये आप एनालाइज 3-4 पेपर देके कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद मैंने ये टॉपिक यूट्यूब पे सर्च कर लिए कि भाई इस टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेता हूँ। आप भी ऐसा कर सकते हैं कि मैं, जैसे अगर आप देखिए, पूरे पेपर में तो हर कोई बच्चा वीक नहीं होता, हर किसी का कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, कोई वीक पॉइंट होता है। मान लीजिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आता हो अच्छे से, लेकिन आपको सेंटेंस फ्रेमिंग या जंबल सेंटेंसेस या फिर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में दिक्कत होती हो, तो पेपर में स्मार्ट स्टडी करने का मतलब यही है, आप पूरी ग्रामर लेके मत बैठो, आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ो।
क्योंकि टाइम 6 महीने भी, आपको मैथ्स को भी टाइम देना है, आपको उसको भी टाइम देना है, जीएस को भी टाइम देना है। तो इंग्लिश से आपको स्कोर ऐसे ही बनेगा कि आप अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करिए और उस पर काम करिए। जैसे आपने यूट्यूब पे देख लिया, आपने नोट्स बना लिए, शॉर्ट नोट्स, थोड़ी सेल्फ ट्रिक्स भी आ जाती है। जैसे जैसे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, हम अपने मन में ही सेल्फ ट्रिक्स बनाना शुरू कर देते हैं। तो वो सब कहीं लिख लिए। उसके बाद आप फिर पेपर अटेम्प्ट करो पढ़ने के बाद, कि भाई अब कितना नंबर आ रहा है मेरा। तो आपको सिग्निफिकेंटली स्लोली इंप्रूवमेंट मिलेगा। बाकी जिसका, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको इंग्लिश, जैसे हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, हम्म, तो उसको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यूट्यूब पे जाके एकदम आप सर्च कर सकते हो। पहले तो आपको सबसे पहले पेपर ही अटेम्प्ट करके देखना है। अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट भी हो, तब भी आपने 10th क्लास का इंग्लिश का पेपर तो शायद दिया ही होगा। भैया ये मेरे को पता नहीं है, अगर कोई। भैया हम इस पर आएंगे, एक और मतलब इसी में क्वेश्चन फ्रेम अच्छा। हो रहा है कि मतलब जैसे कि आपने हम्म। बोला कि स्मार्ट वर्क करना चाहिए और सभी सब्जेक्ट पे समय देना पड़ेगा, तो मतलब कौन हम्म। सा स्पेसिफिक ऐसा टॉपिक होगा जो कि मतलब इंग्लिश में अच्छे मार्क्स ला सके, जैसे कि 70-80 अराउंड के आसपास, जैसा कि आपने बोला कि देखो, स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए। टॉपिक ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं है। इंग्लिश का सिंपल सा पैटर्न होता है। 120 क्वेश्चन है, हाँ। 10 क्वेश्चन के सेट्स आते हैं, ठीक है। जिसमें आपके 20 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के आएंगे, आई थिंक, जिसमें पोएटिक कॉम्प्रिहेंशन, नॉर्मल कॉम्प्रिहेंशन होती है। उसके बाद जो 100 क्वेश्चन बनते हैं, वो 100 क्वेश्चन 10 टॉपिक से आते हैं, ठीक है। जैसे आपका जंबल सेंटेंसेस हो गया, फिर आपका सेंटेंस अरेंजमेंट हो गया पैसेज में, फिर आपका एरर वाला हो गया, फिर आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, फिर आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गया, ठीक है। फिर आपका स्पेलिंग वाला भी कई बार आ जाता है। तो इसके लिए आपको सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा। आप, ऐसा नहीं है कि कोई एक टॉपिक पढ़ के जाएंगे तो उसमें से ज्यादा आ जाएगा। तो आपको इंग्लिश में आप, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि आपको पहले पेपर उठा के देखना है। सबसे पहला काम ही वो करना है। फिर आपके मन में ये सवाल ही नहीं आएगा कि आपको क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है, क्योंकि पढ़ना तो सब कुछ है, लेकिन स्मार्टली पढ़ना है। हम्म, अब आप एक बात बताइए, जैसे आपने क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया, आपको पता है कि आपके जो पहले 50 क्वेश्चन है वो आपके हर बार ठीक हो रहे हैं। तो आप उसमें टाइम इतना ज्यादा देके फायदा क्या है कि आप उसको बार बार पढ़े जा रहे हैं। आप उसके मॉक लगाते रहे। मॉक लगाने से आपकी प्रैक्टिस एकदम चेक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। इंग्लिश से आपको मार्क्स खींचने हैं, और इंग्लिश से मार्क्स खींचने का मेरे हिसाब से यही तरीका है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करें, अपनी परफॉर्मेंस, और उस पर काम करिए, वीकनेस पे, और उसके मॉक दीजिए। तो आप आराम से, अगर आप आराम से ये सब करते हैं 1-2 महीना, आपके आराम से, अगर आप 60 की लाइन में रेंज लाए करते हैं आप, ये जनरली बिना प्रिपरेशन के, तो आप विद इन 1 मंथ 60 से सीधा 70 के ऊपर आ जाएंगे। और 2 मंथ की प्रिपरेशन के साथ आप 75 चले जाएंगे, और 75 प्लस स्कोर आपका बहुत अच्छा स्कोर है इंग्लिश में। और आपको वही टारगेट करना है कि आपको 80 प्लस रखना है अपना इंग्लिश में सीडीएस एग्जामिनेशन में। ओके, यानी कि पीवाईक्यू बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अ, पीवाईक्यू आपके तीनों सब्जेक्ट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और भैया आप बता रहे थे कि मतलब एक जो हिंदी मीडियम का बच्चा है, तो मेरा इसी में एक और हम्म। क्वेश्चन था कि मतलब एक जो बच्चा जो कि मतलब स्टार्ट कर रहा है इंग्लिश के लिए प्रिपरेशन के लिए, और एकदम नया है सीडीएस हम्म। में, तो उसको मतलब कैसे हम्म। प्रिपेयर करना चाहिए इंग्लिश, उस पर कितना समय देना चाहिए, आप हम्म। कौन सा बुक उसे सजेस्ट करोगे, और आपने लगभग हम्म। 3 बार सीडीएस का एग्जाम दिया, और लगभग आपने यूट्यूब चैनल और पीडीएफ ऑनलाइन फॉलो किया, तो उसके लिए क्या क्या हम्म। यूट्यूब चैनल और कहाँ से उसके लिए कुछ रिसोर्सेज होंगे? देखो, रिसोर्सेज मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो आप पेपर उठाओ, जो भी वो कैंडिडेट है, सिलेबस देखो, सिलेबस क्या है, ठीक है। उस सिलेबस से इधर उधर नहीं जाना है, उस सिलेबस पे स्टिक करना है। जनरल सिलेबस होता है हर कंपटीशन का, वही सिलेबस होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, नीतू सिंह मैम है, वो एसएससी में काफी फेमस है, उनकी हम्म, बुक्स। तो आप उनकी बुक्स फॉलो कर सकते हो। तो वो उस कैंडिडेट के लिए बहुत अच्छी है जो हिंदी मीडियम से आ रहा है, बेसिक है। या फिर आप जनरल इंग्लिश पढ़ सकते हो। जनरल इंग्लिश आपकी ये अरिहंत की किताब है, हम्म, वो पढ़ सकते हो। उसकी आपको ऑनलाइन पीडीएफ भी मिल जाएगी। बाकी आप इंग्लिश के लिए सीडीएस जर्नी भी मैंने रेफर किया था 1-2 टॉपिक्स के लिए यूट्यूब पे, आप उनको भी रेफर कर सकते हो। जो कि वो आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाएंगे, कि भाई एग्जाम में ये आता है तो आपको ये ऐसे ऐसे पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि आपको वहां पे इंग्लिश का माइस्ट्रो नहीं बनना है, आपको पेपर क्रैक करना है, ठीक है। तो ज्यादा अच्छी इंग्लिश करने से, अगर आपकी बहुत अच्छी इंग्लिश हो जाती है लेकिन पेपर क्रैक नहीं हो रहा है, तो वो पढ़ने का फायदा क्या है। हम्म, आप एम तो पढ़ना ही है ना। तो आप इन बुक्स में प्रीवियस ईयर मेंशन होते हैं कि एसएससी का ये क्वेश्चन है, सीडीएस का ये क्वेश्चन है, तो उसमें यूपीएससी, पीसीएस, स्टेट के सीसैट के क्वेश्चंस करिए और सीडीएस के क्वेश्चंस करिए, तो आपको पता लगेगा। बाकी बेसिक ग्रामर के लिए आप यूट्यूब चैनल नीतू सिंह मैम का भी है, और उनकी बुक ले सकते हैं। या जनरल इंग्लिश बुक आती है, छोटी सी बुक आती है ब्लू कलर की, हम्म, वो अरिहंत की आती है, आप उसको भी देख सकते हैं। पूरा सा ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिटन। तो अगर हम्म। कोई बच्चा जैसे कि वो अपने ग्रामर पे काम कर रहा है, जैसा कि आपने केडी हम्म। पब्लिकेशन की बुक को सजेस्ट करा,
तो अगर हम्म उसे अपने कम्युनिकेशन को भी अगर क्योंकि रिटेन के साथ साथ अगर कोई बच्चा अपनी कम्युनिकेशन बेसिक फंडामेंटल्स पे भी काम कर रहा है तो वो कुछ गलत नहीं है। तो क्या हम्म उसके लिए आप मतलब सजेस्ट करना चाहोगे? उसके लिए बेस्ट चीज पता है क्या है? न्यूज़पेपर रीडिंग। ठीक है, अगर आप मुझसे पूछते हो कोई बुक नहीं पढ़नी, कुछ नहीं पढ़ना, फिर इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी है, तो आप रीडिंग करो। न्यूज़पेपर रीडिंग करो, या जो आपको अच्छा लगता है, आपको कोई बुक पढ़ना अच्छा लगता है तो बुक पढ़ो। तो उससे आप कम्युनिकेशन, आपकी ऑलरेडी ग्रास्पिंग पावर बढ़ेगी, और आप जिस भी जगह हो, कॉलेज में हो, स्कूल में अगर एनडी की तैयारी कर रहे हो, स्पोर्ट्स में हो, कहीं भी हो ना, आप इंग्लिश बोलना सीखो। आप बोलो, जब तक आप बोलोगे नहीं ना तो डर नहीं खुलेगा। यू विल हैव टू स्पीक। गलतियां होंगी, गलतियों से सीखोगे। लेकिन अगर आप मन में शब्द दबा के रखोगे तो नहीं सीख पाओगे, क्योंकि रिटर्न के बाद आपको एसएसबी भी तो देना ही है। तो उसकी तैयारी अभी से ही स्टार्ट करके रखेंगे तो बढ़िया रहेगा ना। So you will have to speak in English whenever you get the chance. Even if you don't get the chance, then make an opportunity for yourself to speak in front of 5 people, in front of 6 people. अपने दोस्तों को बोलो, भाई देख मैं इस टॉपिक पे बोल रहा हूँ, तो 2 मिनट सुन मेरी बात। हम्म, ठीक है, दोस्त नहीं है, घर पे लॉकडाउन है, तो शीशे के आगे ना न्यूज़पेपर हम्म, पकड़ो और तेज तेज रीड करना शुरू कर दो, क्योंकि कोई भी बच्चा पहली बारी में बिना देखे नहीं पढ़ पाता है। ठीक है, हम लोग सब हिंदी सीख के आए हैं पेट से, लेकिन इंग्लिश सीखने के लिए हम लोग पहले देख के पढ़ सकते हैं किसी भी चीज को। न्यूज़पेपर, आपने न्यूज़पेपर लिया, न्यूज़पेपर बोरिंग लगता है, तो आप कोई कार की मैगजीन इंग्लिश पढ़ना शुरू कर दो, जिस चीज में भी आपका इंटरेस्ट है। आपको क्रिकेट की बुक पढ़ने लग जाओ, अगर आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है। आप इंग्लिश न्यूज सुनना शुरू करो। इंग्लिश न्यूज, बीबीसी की न्यूज सुन ली, या फिर राज्यसभा टीवी पे आती है, या फिर आप इंग्लिश सीरीज ही देखना शुरू कर दो अगर एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए चाहिए। तो उससे आपको एक आदत होगी इंग्लिश को प्रोसेस करने की, क्योंकि अगर आप इंग्लिश जल्दी से प्रोसेस कर पा रहे हो दिमाग में, तो आप बोलते हुए भी जल्दी से कर पाओगे। तो बोलो, जहां भी पब्लिक स्टेज दिखता है अपॉर्चुनिटी ग्रैब करो कॉलेज में, कि सर मेरे को दो एंकरिंग का रोल, आई विल ट्राई। ठीक है, ट्राई तो करोगे तभी कर पाओगे। एटलीस्ट ऑडिशन करो कि सर मेरे को बिल ट्रायल देना है। तो उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपकी इंग्लिश भी बढ़ेगी, और वोकैबुलरी तो आपकी बढ़ ही जाएगी जब आप कंटिन्यूअसली रीडिंग करेंगे। तो भैया जैसा कि आपने ये कम्युनिकेशन का ये हमने बीच में मतलब बात कर हम्म दिया, हम्म बट इट इज ऑल अबाउट रिटन। सो अब हम्म हम लोग थर्ड पार्ट जो कि जीएस है। तो जैसा हम्म कि आप और मैं हम दोनों जानते हैं हम्म कि जीएस इज समथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट फॉर me, like it's a very difficult subject for many aspirants, हम्म especially for them who is in the btech or like in something, like it's like they take it as a boring subject, understand? हम्म so आपने इसमें क्या सेलेक्टिव पढ़ा, क्योंकि इसमें काफी कुछ सेलेक्टिव भी देखने को देखा जाए तो करंट अफेयर्स है, साइंस है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है। तो आपने कैसे किन किन सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करा, और किन किन सब्जेक्ट से आप उन लोगों को सजेस्ट करना चाहोगे जो कि अभी स्टार्ट करना चाह रहे हैं और जो कि इस एग्जाम को लेकर सोच रहे हैं कि भाई जीएस है, मैं क्योंकि 20% जो सेक्शनल कट ऑफ है वो क्रॉस करना कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है उन एस्पिरेंट्स के लिए। हम्म। तो व्हाट वुड यू लाइक टू सजेस्ट टू देम? उत्कृष्ट सिंपल सा है। ये बात बिल्कुल सही कही आपने कि जीएस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड आती है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हम एज अ स्टार्टिंग, मेरे को भी एज अ कैंडिडेट, जब मैंने पहली बार दूसरी बार पेपर दिया था, नहीं निकला था, तो यही था कि भाई क्या पढूं। पहली बात तो यही समझ में नहीं आता कि क्या पढ़ें कि जो पेपर में आ जाए, और कहाँ से पढ़े, क्योंकि जीएस एक बहुत बड़ा समंदर है। ठीक है, तो आपको वही है, वही सारी बात आ जाती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। आपको देखना है कि कौन से टॉपिक में आप कम पढ़ के, जो कहते हैं कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो जो होता है, या फिर टाइम टू बेनिफिट रेशियो, आप कितना टाइम एक सब्जेक्ट में दे रहे हैं और उसमें से आप कितना निकाल पा रहे हैं। तो जो मैंने किया था, क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट था, और साइंस बहुत मेजर पोर्शन है किसी भी सीडीएस एग्जामिनेशन को आप उठा के देखिए, 25 to 30 क्वेश्चन आपके साइंस से आते हैं। तो जो भी बीटेक, बीएससी, या फिर जिसने भी 12th तक साइंस पढ़ी है, वो तो उसके लिए हलवा होना चाहिए। वो उसको, मतलब उसको जो 20% मार्क्स चाहिए ना, वो उसके उन्हीं क्वेश्चन से बन जाएंगे। उसके बाद उसको वो मार्क्स चाहिए जो कि उसको कट ऑफ पार कराएंगे ओटीए की या आईएमए। तो साइंस से स्टार्ट करते हैं। साइंस में बेसिक 9th 10th की साइंस कोई भी कैंडिडेट पढ़ेगा तो वो मोर देन इनफ है, और साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पिछले 5 साल के उठा लीजिए, तो आपकी साइंस की प्रिपरेशन हो जाएगी। हाँ, अगर कोई कैंडिडेट है जिसने साइंस बहुत टाइम से नहीं पढ़ी है, 8th 10th के बाद छूट गई है और अब वो दे रहा है पेपर, तो वो 8th क्लास से स्टार्ट कर सकता है। अब बात वही आती है कि आपका रिसोर्स तो सिंगुलर है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है 9th 10th की और 8th 9th 10th की, लेकिन उसकी मल्टीपल रिवीजन होनी चाहिए।
एक रीडिंग से बात नहीं बनेगी, कम से कम 3 रीडिंग या 4 रीडिंग होनी चाहिए, और शॉर्ट नोट्स अपने हाथ के बने हुए। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाओ, तो आपको आइडिया हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, अगर आपने अच्छे से साइंस की एनसीईआरटीज पढ़ी हैं 9th और 10th की, आप 30 क्वेश्चन अगर पेपर में आ रहे हैं, आप 27 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। हाँ, अगर पेपर कुछ ज्यादा ही आउट ऑफ द लिमिट आ गया, जैसे 2019 का 1 सीडीएस जो था, वो काफी टफ पेपर आया था, लेकिन उस हिसाब से उसकी कट ऑफ भी सिर्फ 10 नंबर कर दी गई थी, सेक्शनल कट ऑफ। तो वो चीज तो सब कैंडिडेट के लिए टफ होगी, लेकिन मैं जनरलाइज जो पेपर का पैटर्न आता है उस हिसाब से बता रहा हूँ। तो आप एनसीईआरटीज करिए साइंस में, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं 11th-12th की पढ़ो। अब 11th-12th की कोई कैंडिडेट जो साइंस का स्टूडेंट नहीं है, उसको इतना टाइम लगाएगा, सारे कॉन्सेप्ट समझेगा, और क्वेश्चन आना है एक, तो फिर उसका फायदा नहीं है ना। तो आप उस 90% को कवर करिए, ना कि वो एक दो क्वेश्चन के पीछे भागिए। तो उसके लिए आपका बेस्ट एनसीईआरटी है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन होते हैं वो भी करिए, एक्टिविटी दी होती है छोटी छोटी, और डिड यू नो के बॉक्स दिए होते हैं एनसीईआरटी में कोने में। तो आप उन सबको अच्छे से पढ़िए, हाईलाइट करिए। हाईलाइट पहली रीडिंग में नहीं करना, दूसरी तीसरी रीडिंग के बाद करना है, और दूसरी तीसरी रीडिंग के बाद ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने। तो आपकी साइंस कवर हो जाएगी। और जो नॉन साइंस स्टूडेंट्स हैं, उनको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, मान लीजिए फिजिक्स का उनको नहीं समझ में आ रहा, मोशन या फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, तो वो उस टॉपिक को, पर्टिकुलरली उस टॉपिक को जो नहीं समझ में आ रहा ना, उसको जाके यूट्यूब पे सर्च कर लो, टाइप कर दिए, हजारों टीचर हैं पढ़ाने वाले, और बेसिक तो कोई भी टीचर अच्छा पढ़ा देता है साइंस का, उसको समझ लीजिए। उसको समझने के बाद आपका काम हो गया साइंस का। उसके बाद जो मैंने सब्जेक्ट उठाया था, मैंने उठाया था पॉलिटी। एक तो मेरा खुद का इंटरेस्ट था पॉलिटी में, पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में। मैं लॉ भी कर रहा हूँ, तो पॉलिटी की इसलिए उठाया था। पॉलिटी का एक तो सिलेबस बहुत छोटा है और आसान है, और आप उसको ना वर्ल्ड में रिलेट कर सकते हैं। जो हमारे इलेक्शन होते हैं करंटली, जब कभी बार पीएम बनता है, तो आप उसको रिलेट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी चीज पढ़ने में इंटरेस्टिंग बनानी है, स्पेशली जीएस, तो आप उसको रिलेट करिए, मैट्रिक्स बनाइए कि भाई सीएए जब आया था तो हम सिटीजनशिप पढ़ रहे थे। सिटीजनशिप पहले भी अमेंड हुआ है, अभी भी अमेंड हुआ है, तो बार बार अमेंड हुआ है, 6-7 बार अमेंड हुआ है। तो आप उसको करंट से लिंक कर सकते हैं, तो वहां आपका बनेगा इंटरेस्ट। ठीक है। तो पॉलिटी की आप लक्ष्मीकांत को सेलेक्टिव रीडिंग करना है। ठीक है। जैसे मैंने क्या किया था, मैंने यूट्यूब पर डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा है, वो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए उन्होंने लक्ष्मीकांत की समरी बनाई थी, 100 वीडियोस। तो मैंने उन वीडियोस को देखा था, और साइड बाय साइड मैं लक्ष्मीकांत की पीडीएफ से पढ़ता रहता था सेलेक्टिव रीडिंग। लेकिन लक्ष्मीकांत खुद इतना बड़ा ग्रंथ है, अब वो पूरा ग्रंथ नहीं पढ़ना है। ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप या तो सीडीएस जर्नी का भी फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब चैनल, कि उन्होंने, या उनके टेलीग्राम पे नोट्स रहते हैं कि सीडीएस पॉलिटी के लिए पूरे नोट्स सफिशिएंट है सीडीएस के लिए। या तो आप सीधा नोट्स पढ़ लीजिए, लेकिन वो शॉर्ट नोट्स है, उसको समझना थोड़ा मुश्किल होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपना जो भी आप पॉलिटी के लिए पेपर उठाइए, देखिए कि भाई ये क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, सिलेबस देखिए पॉलिटी का। तो आप जैसे ही लक्ष्मीकांत खोलेंगे, तो आप उसमें से वो टॉपिक पढ़िए जो बार बार आते हैं। और लक्ष्मीकांत के पीछे ना टेबल दी होती है लास्ट में, येलो कलर की, तो उससे बहुत सारे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं, तो वो टेबल जरूर देखिए। ठीक है। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो हर सब्जेक्ट के लगाने ही लगाने हैं, इसको तो गांठ ही बांध लीजिए कि छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि आप ये लगाएंगे रिपीटेड, एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं कई बार। तो आपको वो चीज देखनी है, और कॉन्सेप्ट समझ के करना है, सिर्फ रटना नहीं है, क्योंकि यूपीएससी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी डालेगा। ठीक है। वो आपसे डायरेक्टली नहीं पूछेगा कि आर्टिकल 14 में क्या लिखा है, वो कभी कभार ऐसा होता है एक सिचुएशन दे देगा, तो उसमें पूछेगा कि इसमें कौन सा आर्टिकल वायलेट हो रहा है, तो आपको वो समझना है। और वो समझने के लिए आप किसी टीचर से भी पढ़ सकते हैं यूट्यूब पे। ठीक है। जो मैंने बताया, जैसे कि आपके डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा है, और भी बहुत टीचर्स हैं, तो जो जिनसे आपको अच्छा लगता है आप उनसे पढ़िए, जिससे आपको समझ में आता है। ठीक है। मैंने तो उनको फॉलो किया था, और साथ साथ अपने नोट्स बनाए थे। और थोड़ा सा मतलब कनेक्ट करने की कोशिश करिए कि करंट वर्ल्ड में क्या चल रहा है। इंडिया में जैसे इलेक्शन हो रहे हैं, तो ये कौन से आर्टिकल यहाँ पे रहेगा, इलेक्शन कमिश्नर का क्या काम है, इलेक्शन कमिश्नर जो हमारे इलेक्शन कमीशन है, वो कौन कौन से इलेक्शंस कंडक्ट करवाता है इंडिया में, कौन कौन से नहीं करवाता है। तो पेपर में हमेशा जब भी क्वेश्चंस आएंगे ना, वो करंट हैपनिंग से रिलेटेड जो स्टैटिक नॉलेज होगी ना, उससे आते हैं। जैसे जिस साल हमारे लोकसभा इलेक्शन हो रहे होंगे, तो वो लोकसभा से रिलेटेड जो भी हमारे स्टैटिक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, उससे क्वेश्चन पूछ लेगी यूपीएससी। तो ऐसे रैंडमली नहीं बनाते वो क्वेश्चन, उनका क्वेश्चन बनाने का भी एक तरीका होता है। कि मान लीजिए कोई कंट्री न्यूज में है, जैसे अभी रिसेंटली सीरिया और टर्की न्यूज में है, तो वो कोई टर्की की कैपिटल का नाम दे देगा, और वो
किसी भी सिटी का नाम दे देगा टर्की, तो वो पूछ लेगा कि किस कंट्री से बिलोंग करती है, या फिर हमारा कोई उनके साथ डील चल रही होगी तो वो पूछ लेगा। तो ये होता है करंट से स्टैटिक को लिंक करने का जो तरीका, जिस हिसाब से क्वेश्चन फ्रेम होता है। तो मैंने पॉलिटी ऐसे पढ़ी थी, उसके बाद जो साइंस हो गई, पॉलिटी हो गई, और ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए क्योंकि मैं आर्ट्स का स्टूडेंट नहीं था, जो आर्ट्स के स्टूडेंट है उनको सिंपल अपना 11th-12th की एनसीईआरटीज पढ़नी है अच्छे से, और अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। जो साइंस के स्टूडेंट है उनको थोड़ा पहले जाना पड़ेगा, उनको थोड़ा 9th-10th की एनसीईआरटीज भी पढ़नी पड़ेगी। मैंने भी पढ़ी थी 10th की एनसीईआरटी। उसके बाद 11th की 2 बुक हैं, फंडामेंटल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। ये 2 बुक बहुत इंपॉर्टेंट बुक हैं, इनमें से ही क्वेश्चन फ्रेम बहुत ज्यादा होता है, डायरेक्ट लाइन के क्वेश्चन आ जाते हैं। डायरेक्ट लाइन जो लिखी होती है ना एनसीईआरटी में, वही क्वेश्चन उठ के आ जाता है। और ज्योग्राफी में करंट बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, कि जैसे आपके साइक्लोन जो रिसेंटली आए हैं, कहाँ उनका क्या नाम है, किस कंट्री ने नाम दिया है, ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस आते हैं। और आप क्या कहते हैं, ज्योग्राफी के लिए ऑनलाइन सोर्सेज भी, जैसे अनअकैडमी में मैंने एक सर से भी पढ़ा था कॉन्सेप्ट के लिए, श्री प्रतीक उनका नाम है, तो आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। उसमें आपको ये फायदा होगा कि आपको अलग अलग जगह सोर्सेज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। आपको जैसे सर का कोर्स रहेगा, आपने सब्सक्रिप्शन लिया जो भी है सीडीएस का, तो सर के कोर्स पे ना आपको 40 to 45 क्लासेस में ना पूरी ज्योग्राफी वो पढ़ाएंगे आपको, इंडियन भी और वर्ल्ड भी, और साथ ही साथ वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी प्रैक्टिस कराते हैं। तो श्री प्रतीक उनका नाम है, आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। उनसे आपकी कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। 40 क्लासेस हैं, अगर आप लाइव लेना चाहते हैं तो लाइव ले लीजिए। मैं रिकॉर्डेड लेता था क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, तो रिकॉर्डेड में मैं 1.5x या 2x पे करके उसको एक दिन में 2 या 3 लेक्चर ले लेता था। तो मेरा वो 40 दिन का जो कोर्स था वो मैंने 20-21 डेज में कर दिया था काम। तो आप अपने पेस के हिसाब से, अगर आपके पास टाइम ज्यादा है तो वो, अगर आपके पास टाइम बिल्कुल ही कम है तो आप वो टॉपिक उठाइए जैसे ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, और इंडियन रिवर सिस्टम, इंडियन हिमालय सिस्टम, तो पेनिनसुलर सिस्टम, कोस्टल सिस्टम, जो कि रिपीटेड टॉपिक्स हैं, तो वो सिर्फ आप उतना पढ़ लीजिए, वो आपको पता लगेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। जे 11th की एनसीईआरटी जो 2 हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के लिए। तो और अब मैंने भैया जैसा कि मैंने अ, हम्म या भैया भैया कंटिन्यू। हाँ, तो मैंने पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस, ये 3 सब्जेक्ट पढ़े थे, और चौथा करंट अफेयर्स। मैंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी थी, इकोनॉमिक्स भी मैंने ज्यादा नहीं पढ़ी थी, थोड़ी बहुत ही ऊपर ऊपर से देख लिया था, क्योंकि इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चन बहुत डुएबल आते हैं। अगर आप न्यूज देखते हो या बेसिक अवेयर भी हो ना, आप दुनिया में क्या चल रहा है, तो आपको पता है कि आप इकोनॉमिक्स के 3-4 क्वेश्चन तो वैसे ही कर सकते हो। ये मैं बता रहा था एज अ साइंस स्टूडेंट के लिए। जो अब हिस्ट्री का स्टूडेंट है वो अपनी हिस्ट्री अच्छी कर लेगा, वो किसी एक सब्जेक्ट को, तो आप अगर 4 से 4 सब्जेक्ट या फिर 3 सब्जेक्ट प्लस करंट अफेयर्स को भी एक अगर सब्जेक्ट मान के चले, लेके चलते हैं, तो आप आराम से 70 ऑड अटेम्प्ट कर सकते हैं, और आपका स्कोर 45 से 50 के बीच में आ जाएगा, जो कि बहुत अच्छा स्कोर है जीएस में। मेरा भी 48 के आसपास था। मैंने यही 3 सब्जेक्ट, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस प्लस करंट अफेयर्स पढ़े थे। अब करंट अफेयर्स के लिए आप किसी एक सोर्स को पकड़ो, अलग अलग सोर्स को नहीं पकड़ो। अगर आप सीडीएस जर्नी के करंट अफेयर्स कर रहे हो तो आप सिर्फ सीडीएस जर्नी के करंट अफेयर्स करो, ट्रस्ट करो उस सोर्स को, जिस भी सोर्स को आप पढ़ रहे हो। जैसे मैंने इनसाइट एसएसबी के करंट अफेयर्स की पीडीएफ पढ़ी थी, तो मैंने उसको ही पढ़ा था, और मैं उसको अलग से टाइम नहीं डिवोट करता था। जब भी खाली टाइम होता था मैं वो पीडीएफ खोली, मैंने प्रिंट करा रखी थी, आप फोन में भी कर सकते हो, उसको अपनी आंखों के आगे से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, पढ़ने निकल रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, रीडिंग कर रहा हूँ स्लो स्लो। तो ऐसे मैंने कम से कम 7-8 बार करा होगा, तो वो मेरे सबकॉन्शियस में बैठ गया। अब पेपर में क्वेश्चन दिखेगा आपको, आपको कहीं पढ़ा हुआ है, तो योर माइंड रिकॉल्स, हमारा माइंड बहुत ब्यूटीफुल पैलेस है, तो वो रिकॉल करता है उस चीज को कि भाई हाँ ये चीज पढ़ी थी, तो हमारा जो फर्स्ट इंस्टिंक्ट आता है वो ज्यादातर सही आंसर होता है। तो वो चीज थी करंट अफेयर्स। ये आपके 4 सब्जेक्ट हो गए। तो भैया जैसा कि अभी हम्म लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आप हम्म एग्जाम देने जा रहे हो सीडीएस का, और हम्म वहां पर आपका फर्स्ट पेपर इंग्लिश है, सेकंड पेपर जो है जीएस का है, और थर्ड पेपर मैथमेटिक्स का है। मतलब पूरा सीक्वेंस ऐसा है ना कि मैथमेटिक्स जहाँ पे सबसे ज्यादा माइंड की जरूरत है वो लास्ट में है। वो लास्ट, तो वो जान आप, के बनाया है उन्होंने। हाँ, तो पहले क्योंकि देखो लेट आप, मी, तो हाँ हाँ जी। आपने मतलब कि अपने आप को कैसे उस टाइम पर फ्रेश रखते हो, या फिर जो कैंडिडेट्स हैं वो उन्हें हम्म क्या स्ट्रेटजी लेके चलना चाहिए पेपर अटेम्प्ट करने टाइम, मतलब उस टाइम क्या आपका अप्रोच होना चाहिए कि क्योंकि तीनों चीज जो है ना, और सबसे जो इम्पोर्टेंट पेपर है और स्कोरिंग पेपर है वो लास्ट में। तो आपका क्या स्ट्रेटजी रहता था, और आप अपने आप को कैसे उस टाइम फ्रेश रख पाते थे थर्ड पेपर तक खुद को? हम्म देखो, जो मैंने गलतियां करी वो मैं दूसरों को बताता हूँ कि मत करना बिल्कुल भी। ठीक है, क्या है, मेरी आदत है कि मेरे को एग्जाम से पहले ना नींद नहीं आती है। ठीक है, तो मैं रात भर जाग लेता हूँ या म्यूजिक सुन लेता हूँ, कुछ भी, पता नहीं कुछ है ऐसा, एसएसबी से पहले भी रात को नींद नहीं आती।
तो प्लीज ये मत करना। आप आराम से 10 से 12 घंटे की नींद लो एग्जाम से पहले, 9-10 बजे सो जाओ, ठीक है। सुबह जल्दी उठो 5-6 बजे आराम से। हैव अ गुड ब्रेकफास्ट, ठीक है, क्योंकि वो ही आपको पहला जो आपका ब्रेकफास्ट रहेगा ना, वो आपको 2 पेपर तक चलाएगा, जीएस और इंग्लिश के लिए। तो एक अच्छा ब्रेकफास्ट करो। एग्जाम सेंटर पे 8:50 पे गेट क्लोज हो जाता है, तो 8:15 8:30 लास्ट, अपने लिए लास्ट टाइम बना के रखो 8:30, क्योंकि लास्ट में बड़ी हबड़ दबड़ होती है, तो फिर वो मेंटल एक बैरियर भी क्रिएट होता है। तो 8:30 बजे तक लास्ट पहुंच जाओ सेंटर पे। अपना एडमिट कार्ड और अपना जो भी आधार कार्ड वगैरह है उसको कैरी करके जाओ। पेन हमेशा 2 लेके जाओ या ज्यादा लेके जाओ, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। ये नहीं कि एक पेन लेके जा रहे हो या वो खत्म हो गया फिर दूसरे से मांग रहे हैं। जब आप एग्जाम में, आपने जैसे इंग्लिश का एग्जाम दिया, एकदम काम हो क्या, अगर आप सेंटर में बैठे हुए हो तो आप अपना वॉशरूम वगैरह यूज पहले ही कर लो एग्जाम से पहले। ये नहीं कि बीच में आपको दिक्कत हो रही है। तो उसके बाद आप ने एग्जाम में ओएमआर शीट अच्छे से भरो। ओएमआर मत गलत भरना, ठीक है। वो फ्लूइड वगैरह का काम पता नहीं चलता है नहीं चलता है, आपकी सारी मेहनत खराब हो सकती है। तो ओएमआर एकदम काम होके भरना है। उसके बाद आपने जैसे इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट किया, 2 घंटे हो गए, हमेशा अपने पास एक बैग वैग रखो जिसमें आप एक लंच बॉक्स कैरी कर रहे हो, जिसमें आप खाना लेके जा रहे हो या फ्रूट्स लेके जा रहे हो जो आपको फ्रेश रखे, और पानी की बॉटल, पानी पीते रहो, ठीक है। तो मैंने जैसे लास्ट एग्जाम में क्या किया था कि मेरे को कॉफी से सीख रहता है कि कॉफी, ब्लैक कॉफी पी ली तो मैं ठीक रहता हूँ। जो 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 लोगों को पता है उनको पता होगा कि जो लोग पीते हैं। तो मैंने जैसे अपना जीएस का पेपर खत्म हुआ था तो मैंने पानी लिया बाहर से और ब्लैक कॉफी डाल के पी लिया था, जिससे कि मेरा कंसंट्रेशन भी बना रहा है और वो भी बना रहा है। कुछ लोग जैसे फ्रूट्स खा सकते हैं। और ना एग्जाम से निकलने के बाद बच्चे ना पेपर डिस्कस करते हैं, ठीक है, तो वो अवॉइड करना। वो हमने भी किया है, लेकिन वो अवॉइड करना सही रहता है। क्या होता है, हम पेपर डिस्कस करते हैं ना तो उसमें पता लगता है यार ये भी गलती थी, ये भी गलती थी, यार ये भी गलत हो गया। तो एक डीमोटिवेशन फैक्टर आ जाता है। उसको, उससे दूर रहो, अपना एंजॉय करो, अपना खाना वाना खाओ, वैसे नॉर्मली बात करो लोगों से, लेकिन जहाँ पेपर डिस्कस हो रहा है ना, थोड़ा दूर चले जाओ, क्योंकि भैया आपको सॉरी अपने टू आप को। इंटरप्ट, बट हाँ ऐसे इंसिडेंट्स जरूर हुए होंगे आपके साथ जहां पर एक हाँ किसी हाँ, बंदे ने बिल्कुल। आपके साथ डिस्कस किया और उस मालूम चला एट द एंड हिज नेम वाज नॉट इन द पीडीएफ। ऐसा कोई हाँ हाँ, इंसिडेंट? नहीं नहीं, ऐसा इंसिडेंट तो होता ही होता है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे कहते हैं कि मेरे इतना हो गया, और पता लग रहा है पूरी क्लास में जो बच्चे बैठे हैं उनमें से किसी का नाम भी नहीं है पीडीएफ में। मेरा खुद का भी नहीं है। तो क्या है कि पहले हम भी डिस्कस करते थे, जैसे किसी ने डिस्कस किया, मैंने जीएस का पेपर सेकंड या थर्ड, फर्स्ट या सेकंड टाइम दिया था, तो इतना नहीं पता था। तो कोई आके बता रहा है यार ये वाला सही था, ये वाला गलत था, तो मैं मैथ्स के पेपर से पहले ही डिमोटिवेट हो गया, यार मेरे तो इतने सारे गलत हो गए, मैथ्स में कितना भी अच्छा कर दूं कोई फायदा नहीं है। जबकि ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आंसर की ना तो उसको पता है ना मेरे को पता है। आंसर की तो यूपीएससी को पता है ना। तो जब तक मतलब वॉर ही है पेपर, ठीक है, तो जब तक वॉर खत्म नहीं हो जाता तब तक हमें अपना बेस्ट देना है। तो अपने आप को एकदम काम रखो, खाना वाना खाओ, मस्त करो, घूमो फिरो, बात करो आसपास। आधे घंटे का टाइम रहता है, आधे 45 मिनट के आसपास। उसके बाद अपने आप को नेक्स्ट एग्जाम के लिए रेडी कर लो। और कोशिश करो कि ना पढ़ो बीच में कुछ, पर अगर फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ने का मन हो रहा है तो मैथ्स के फॉर्मूले देख लिए, थोड़ा बहुत ऐसे आंखों के आगे से निकाल लिए। किसी किसी का होता है कि मन करता है कि यार मेरे को पढ़ना है पढ़ना है, तो वैसे तो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि प्रिपरेशन तो पहले हो चुकी है जो हो गई है, ठीक है। वहां जाके वही याद आता है जो कि हमने पहले पढ़ा हो। नया पढ़ा हुआ बहुत रेयरली याद आता है। पर अगर आपको लगता है तो आप मैथ्स के फॉर्मूले वगैरह देख सकते हो। तो आप पेपर ऐसे ही अटेम्प्ट करो। और क्या कहते हैं, जीएस में क्योंकि बहुत टाइम होता है, जीएस आप 45 मिनट्स में कर सकते हो जितने आपको क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद बहुत टाइम होता है। तो उस टाइम को भी यूटिलाइज करो, सो मत जाना, मैं भी सो जाता था, ठीक है। उस टाइम में देखो कि क्या कहते हैं कौन कौन सी शिफ्ट लगानी है, और अपने आप को फ्रेश रखने की कोशिश करो, क्योंकि एक बार सो गए तो फिर दोबारा अपने आप को उठ के फ्रेश करना पड़ता है, तो वो चीज है। तो भैया लास्ट मैसेज उन एस्पिरेंट्स का जिनका रिटर्न क्लियर नहीं हो रहा है सीटीएस का। यार लगे रहो, ठीक है। आज नहीं तो कल क्लियर होगा, बस तैयारी सही डायरेक्शन में करो, ठीक है। दिन में अ, 18 घंटे पढ़ने से नहीं, कम में भी पढ़ोगे, लेकिन इफेक्टिव स्टडी मैटर करती है। अगर आप 1 घंटा पढ़ रहे हो और वो 1 घंटे में आप मैक्सिमम रिजल्ट्स निकाल पा रहे हो, तो वो स्टडी 4 घंटे पढ़ने में 2 घंटे, 2 घंटे रिजल्ट निकालने से बेटर है, क्योंकि यहाँ आपकी एफिशिएंसी 90% है। और 4 घंटे पढ़ोगे और 2 घंटे में आप उसका मैटर निकाल रहे हो, तो आपकी एफिशिएंसी 50% है। तो एफिशिएंट स्टडी पे फोकस करो यार, और जो एग्जाम ओरिएंटेड है ना वही पढ़ो। बाकी ज्ञान तो बहुत है जीएस में और मैथ्स में, कि आप करते ही चले जाओ सॉल्व, और तीनों सब्जेक्ट को पैरेलली लेके चलो, तो वो हो जाएगा। बिल्कुल। सो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया सीडीएस रिटन स्ट्रेटजी फ्रॉम द स्क्रैच लेवल, मतलब बिल्कुल हम्म। जो बच्चे स्टार्ट करने वाले हैं, इवन वी आर आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द सेम फॉर विच यू आर प्रिपेयरिंग।
सो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, बिकॉज as you know that we are providing you these kind of content, so as we can also expect from your side as well. So ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं, so we know that what kind of questions usually as parents have in their mind. So is there, if there is any doubt, so you can write down in the comment box. We'll definitely look into it. Thanks for watching this video.